अली भाई, कहाँ से तालीम हासिल की? इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बचपन कहाँ गुजरा? पहले अफसाना लिखा, नावल लिखा, ये शायरी की? कब ये पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना चाहिए? जदीद दौर में आपका फेवरेट शायर कौन है? अली अकबर नातिक अच्छा शायर है, अफसाना निगार है, अच्छा नावल निगार है? आप अपने आप को रेटिंग किस तरह करते हैं? अली भाई, कोई गज़ल अपनी एक इनायत कीजिएगा। काबा के मज़ाफ़ात ने मजनू न किया पाक। वाह। काबा के मज़ाफ़ात ने मजनू न किया पाक, ये नजद का बाशिंदा उड़ाता ही फिरा खाक। अली भाई, मोहब्बत क्या है? जो ये 4 साल 6 साल 10 साल की मोहब्बतों का आप बता रहे हैं, अली अकबर नातिक को कितनी मोहब्बतें हुई अब तक? ये तो बेशुमार, मैं खुद खूबसूरत आदमी था और आपको तो पता ही एडवांटेज बहुत होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़ाहद शफ़ीक और आप देख रहे हैं फ़ाहद शफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, हम आज इस्लामाबाद के एक ऐसे नौजवान से आपको मिलवाने के लिए लेके आए हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में नावल नगारी, अफसाना नगारी और शायरी में इतना बड़ा नाम पैदा किया कि दुनिया उन्हें पहचानती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अली अकबर नातिक साहब। सर, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब। अदब क्या है सर? ये सवाल तो बहुत ही, इसके जवाबात तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं इस पर कई दफ़ा सवाल हुए हैं। तो अदब मैं ये समझता हूँ, ये मैं इस्तिलाही मानों में जो आम जी इस्तेमाल में हैं, वैसे तो लुग़वी मानी अरबी में और बहुत सारे हैं। तो अदब कोई भी चीज़, किसी भी तरह की तख्लीकी शयपारा, या आप उसको पेंटिंग कह लें, आप उसको शायरी कह लें, फिक्शन कह लें, मज़मून कह लें, जो जमालियात की और ज़बान में गुफ्तगू की जाती है, जिसके अंदर क्लासिक्स होता है। मेरे ख़्याल में हर वो शय जिसके अंदर तलिस्म हो, आपको पकड़ ले, चाहे वो दास्तान है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो फोटोग्राफी है, तो जो आपको जकड़ ले, आपकी समात को जादू कर दे, तलिस्मात हों, तो वो अदब कहलाता है। इसकी दूसरी तारीफ मैं एक और भी कर देता हूँ कि अदब के अंदर एक ख़ास तरह की असातीरियत होती है। असातीरियत क्या है? ये है कि आप अगर कुछ आप सुनते हैं तो आप किसी भी शय को महसूस तो करें, लेकिन उसको छू ना पाए। सही। आपके हाथ में ना आए, लेकिन आपके इर्द गिर्द महसूस हो। ये अदब होता है। ठीक है। तो इसीलिए फिक्शन का वो किरदार जो आप पढ़ रहे हैं फिक्शन में, अगर आप उसको मिल भी लेते हैं तो वो फिक्शन का किरदार नहीं हो सकता। वो सिर्फ फिक्शन में नजर आए। सही। ठीक है। मिल के आप अगर, तो आपका तिलिस्म टूट जाएगा। जब आपका तिलिस्म नहीं रहेगा तो आप वो तख्लीक होती ही मावरा है, छूने और मिलने से ऊपर चली जाती है। बिल्कुल ठीक। तो ये अदब जो है वो उसके ज़िम्मे में आता है। ठीक है। अली भाई, कहाँ से तालीम हासिल की? इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बचपन कहाँ गुजरा? हमारे जो मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, मैं एक और घर था हमारे गांव में, पैदा तो उस घर में हुआ, लेकिन फिर एक और घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन दोनों का फासला कम पे स्कूल से एक ही जैसा था। ठीक है। यानी तो वो एक, आप समझ लें कि 25-30 कदम पे मेरा स्कूल था। तो वो हाई स्कूल था और ये 1952 में हाई स्कूल बना। पहले ये मिडल था और उससे पहले ये अंग्रेज़ दौर का था, जो सिख बहुत सारे वहाँ पढ़ते थे। बोर्डिंग हाउस भी था इसके अंदर। और ये ब्रिटिश दौर में ये मॉडल विलेज था जो हमारा गांव। ठीक है। तो वो बहुत बड़ा स्कूल है। तो मेरे मतलब 10-20-25 कदम पे वो स्कूल था। तो उसी स्कूल में मैट्रिक किया, उसी में प्राइमरी की, उसी में पढ़े, उसी में खेले कूदे। ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़ा था, उसी के ही दरख्तों पे चढ़ते रहे। और
तो आप समझ लें कि वो टाट स्कूल टाट भी नहीं थे, मतलब घर से अक्सर बच्चे बोरियां ले जाते थे जिन पर बैठते थे जी। और मैं तो बोरी भी लेके जाने की नीचे भी बैठ गया, नीचे ज़मीन पर शेयर कर ली बोरी, ठीक है। और शेयर वेयर को नहीं, बस नीचे जाके बैठ जाते थे। ठीक तो प्राइमरी भी वहीं से की, मैट्रिक भी वहीं से की और वहीं ज़्यादातर वक्त गुजारा मैंने। ठीक है। 25-30 साल तो अपने गांव में ही रहा। अगरचे मैं उकाड़ा शहर से, मैंने ये 8-9 किलोमीटर है उकाड़ा से, ठीक है, गाँव जो है दीपालपुर रोड पे है। जी जी। तो मैंने फिर और बीए तो उकाड़ा शहर में कॉलेज में जाता था, लेकिन वापस आके गांव में ही रहते थे, तो वहीं से किया सब कुछ। ठीक है। और वो हमारे घर के बिल्कुल सामने अच्छा, लाइब्रेरी थी, वो बिल्कुल सामने। तो उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी। यून कौशल थी असल में। अच्छा। जिसको मुस्तफा जैदी साहब ने अच्छा, मुस्तफा जैदी साहब किया था, रखा गया था। तो ये जो स्कूल था मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी करीमुद्दीन ने इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा, ठीक ये है। 1874-75 के करीब ये गए थे दोनों। स्कूल इंस्पेक्टर था मौलवी करीमुद्दीन, इनका दोस्त था मौलवी आज़ाद साहब का। तो ये उस दौर में था। तो आप समझ लें कि दोनों हमारी लाइब्रेरी में, यूनिकौशल में एक लाइब्रेरी थी और एक स्कूल में थी, तो दोनों से मैंने दोनों की लाइब्रेरियाँ चाट गया मैं। बिल्कुल ठीक। वो पढ़ता रहा। अली भाई, पहले अफसाना लिखा, नावल लिखा, ये शायरी की? मेरे ख्याल में मैं सारा काम एक ही वक्त में करता गया हूँ। ख्याल क्या, मतलब हकीकत ये है, क्योंकि मैं चूँकि नसर बहुत पढ़ता था और शायरी भी पढ़ता था, तो आपको लुत्फ़ आएगा सुन के कि मुझे उर्दू शायरी से ज़्यादा पंजाबी शायरी मुझे अजबर थी बहुत सारी। मतलब वारिस शाह का कलाम, बुल्ले शाह का, शाह हुसैन, बहुत सारे जितने क्लासिक पंजाबी शायर थे, वो लंबी लंबी उनकी नज़में, उनके मतलब जो दास्ताने हैं वो सब, वो मुझे मेरे वालिद साहब पढ़ते थे जी, तो वो मुझे भी मज़ा आता था और मैं भी पढ़ता था। तो शायरी का और नसर का, नसर मैं पंजाबी नहीं पढ़ता था, उर्दू नसर पढ़ता था, पंजाबी थी ही नहीं नसर। बिल्कुल सही। तो उर्दू क्लासिक में पढ़ता था नसर और पंजाबी शायरी पढ़ता था। ठीक है। तो वो दोनों का मिजाज जो है शायरी का और नसर का मेरे अंदर उतर चुका था। और जब मतलब स्कूल में फिर उर्दू भी शायरी पढ़नी शुरू की, तो वो तो जब मैंने एक ही वक्त में मैं मोहल्ले के दोस्तों के खाके लिखता था। अच्छा। हाँ, 8वीं-9वीं क्लास में था, तो वो मोहल्ले के जो दोस्त थे उनके खाके लिखता था और शायरी में नज़में उनकी तमस्खुर उड़ाता था नज़मों में। ठीक है। तो ये एक ही वक्त में ही काम शुरू किया और छपी भी दोनों एक ही वक्त में दोनों। मतलब यहाँ पे कराची से 2 रसाले निकलते थे, एक दुनियादाद और दूसरा आज। तो एक ही वक्त में आज ने मेरे 5 अफसाने छापे। ठीक है। और उसी के बराबर रसाला दुनियादाद, उसने मेरी 10 नज़में छापी। तो आप समझ लें कि दोनों का ज़हूर जो है वो भी एक ही वक्त में आया और किताबें भी दोनों की एक ही वक्त में आई। यानी शायरी की किताब भी उसी दौर में आई है और अफसाने की किताब भी उसी दौर में आई। अली भाई, कब ये पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना चाहिए? देखिए, वैसे तो मुझे जब मैं पढ़ता था, तो एक मज़े की बात आपको बताऊं, तो चूँकि मैंने 30-32 साल की एज तक किसी शायर का मुंह नहीं देखा और ना किसी नसर नगाड़ का देखा। ठीक है। क्योंकि मैं मिला ही नहीं किसी से। सही है। अच्छा, वो चूँकि मैं पढ़ता ही क्लासिक को था, ये जदीद दौर के ये इनको पढ़ता ही नहीं था, तो वो इनकी आदतों का भाई, जब ना आप मिले किसी से ना आप पढ़े, तो वो जो कुछ लिखा होता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं समझता था कि ये चीज़ें जो है ना, ये बंदे को करना चाहिए, ख़ुद भी काम करना चाहिए। लेकिन आप समझ लें कि लिखता तो मैं बहुत देर से रहा मुझसे। ठीक है। मैट्रिक से मैंने शुरू कर दिया था शायरी को भी लिखना और नसर को भी, लेकिन वो चीज़ें मैंने ज़ाया कर दी। मतलब मैं जब बीए में वो आया तो मैं अपनी चीज़ों को मैट्रिक में एक बच्चे को नहीं पता होता है वो, बिल्कुल। तो मैंने देखा कि ये मेरी चीज़ें ठीक नहीं हैं, यानी इन पे
बहुत सारा काम करने के ये उस बाकी लेवल है। की नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो दोनों चीज़ें ज़ाया कर दी। तो आप समझ लें कि 34 यानी 34 साल की एज तक मेरा कोई किसी जगह पे एक चीथड़ा भी नहीं छपा। यानी मैंने 34 साल की एज में जाके तो मेरी चीज़ें छपी हैं, और वो फिर जब छपी हैं तो फिर वो उनका एक मतलब हाँ, वो तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि आप जब बुरी चीज़ कोई जल्दबाजी करेंगे ना जी। तो लोग पढ़ तो लेंगे आपको, थोड़ा बहुत आप नाम भी ले आएंगे, लेकिन लोग फिर आपसे बड़ी चीज़ की तवक्को नहीं करेंगे। तो आप बाद में जितना भी बड़ी कोई चीज़ लिखें लोग आप पे तवज्जो ही नहीं देंगे। तो पहले ही वक्त में जब आप बड़ी चीज़ लिख देंगे, हाँ, तो फिर लोगों को आपसे बड़ी ही की तवक्को रहेगी। बड़े ही की तवक्को रहेगी। अली भाई, पहला शेर याद है आपको कि क्या लिखा था आपने? पहला शेर तो याद नहीं, 15-16 साल की एज का एक शेर याद है, जी, तो जी। मैं आपको सुना जी, देता जी। हूँ। ज़बान भी तेरी साबित है, तेरा सर भी सलामत है, वाह मैं क्यों कर मान जाऊं तुझको सच कहने की आदत है। वाह, बहुत अच्छे। तो ये बहुत पुराना वो। ठीक है। अली भाई, जदीद दौर में आपका फेवरेट शायर कौन है? ये सवाल बड़े बहुत अजीबोगरीब और मुश्किल सवाल होते हैं। ठीक। नाराज़गी का डर होता है? नाराज़गी का भी तो खैर मैं इतना असर ही नहीं लेता, लेकिन मतलब होता यह है कि जदीद दौर में बहुत सारे शायर बहुत से अच्छे शेर भी कह रहे होते हैं और उसी वक्त वो बुरे शेर भी कह रहे होते हैं। तो आप मतलब कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते होते कि मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन फिर भी इज्तिमाई तौर पर आप कोई ना कोई अपनी राय जी बनाते हैं। और वो तो जिनकी किताबें छप चुकी हैं जो जदीद दौर में, जिनको जो आप समझ लें कि मेरे एज से 2-4 साल बड़े होंगे या तो उसमें जो शेर की आप ये लगा लें कि माहौल रोज़मर्रा का जो इस्तेमाल है शेर के अंदर और ख़ूबसूरत मिसरा बनाना, मतलब कैफियत पैदा कर देना, वो अदरीस बाबर है। अच्छा। और जो रियायत है, रियायत का मैं समझता हूँ मरसिए में भी और दूसरे में भी वो शहाब सफदर बेहतरीन शेर। बाकी हमारे दोस्त बहुत सारे हैं, मतलब अशफाक आमिर हैं, शाह साहब बैठे हैं, इनके बहुत अच्छे बहुत ज़बरदस्त सलाम और मनकबत और गज़ल में बड़े अच्छे शेर हैं। इसी तरह से अख्तर है, तो बहुत सारे अच्छे शोरा काम कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है शायरी, अच्छा काम हो रहा है। तो लेकिन ये दौर शायरी के नौजवानों के हिसाब से मिसरा को समझने का जो मामला है, उसमें जो मिसरे को समझते हैं वो लाइम लाइट में नहीं है। अली भाई, पसंदीदा अफसाना निगार कौन है और पसंदीदा अफसाना कौन सा है? हजूर, पसंदीदा अफसाने तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अफसाना निगार जो हैं वो मेरे जो बहुत पसंद है मुझे, वो एक तो सैयद रफ़ीक हुसैन है, ठीक है, और दूसरे ग़ुलाम अब्बास हैं। तो पसंदीदा अफसाना उसमें बहुत सारे अफसाने पसंदीदा हैं, जैसे एक अफसाना ग़ुलाम अब्बास के 3-4 अफसाने मुझे अच्छे लगते हैं, बाम्बे वाला और आनंदी, और तो इसी तरह मंटो के अफसाने बहुत अच्छे हैं कि नया कानून बहुत अच्छा है, टोबा टेक सिंह है, मोज़ेल अफसाना एक उसका, तो वो मोहम्मद भाई है उनका अफसाना, बहुत उन्होंने अच्छे। रफ़ीक हुसैन के कमों पे सारे अफसाने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं। नावल कौन सा पसंद है? नावल जो है वैसे तो वही हाल हाँ, ठीक है, का है जैसे नावल का है, लेकिन मुझे बहरहाल नावल अगर हम क्लासिक से शुरू करें तो वो उमराव जान है, फिर ख्वाब सराब है का नहीं अशफाक साहब का नावल, फारूकी साहब का नावल कई चांद थे सरे, और
कब्ज़े ज़मां भी उनका बहुत अच्छा नावल है, आखिरी सवारियाँ और नंबरदार का नीला, और एक उसका नावल है बलवंत का चक पीरा का जसा। ये मुझे बड़े मतलब मज़ा आया जिनको पढ़ के। अली अकबर नातिक अच्छा शायर है, अफसाना निगार है, अच्छा नावल निगार है? आप अपने आप को रेटिंग किस तरह करते हैं? ज़्यादा अच्छा? देखिए, मैं तो हर काम में अपने आप को बड़ा समझता हूँ। ठीक है। मतलब मैं, आप ये कहते हैं कि जी अपनी 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 तारीफ में बोलना है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं अपनी फहम से, तो मेरा फिक्शन इस दौर में वो भी सबसे बेहतर है फिक्शन लिखने वालों में, चाहे वो अफसाना है चाहे वो नावल है, क्योंकि अपने आप को पता होता है बंदे को, दूसरों का पता है, मुझे अपना भी पता है। अलबत्ता शायरी मेरी मेरे फिक्शन से बड़ी है। अच्छा। लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल रियायत में शेर कहना या नज़्म कहना तमसील में यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं कर रहा। लोगों से तो बेहतर हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से मेरी शायरी जो है मेरे फिक्शन से वो बहुत आगे की चीज़ है। ठीक है। लेकिन अब उस पर नज़र कौन करे, ये तो हर दौर में यही रहा है कि अब कौन समझे। अली भाई कोई गज़ल अपनी एक इनायत कीजिएगा। काबा के मज़ाफ़ात ने मजनू न किया पाक। वाह। काबा के मज़ाफ़ात ने मजनू न किया पाक, ये नज्द का बाशिंदा उड़ाता ही फिरा खाक। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शाखों से गिरे फूल पर आवाज़ ना आई। वाह। शाखों से गिरे फूल पर आवाज़ ना आई, टपका न ज़रा खून हुआ लाला अगर चाक। वाह वाह। टपका न ज़रा खून हुआ लाला अगर चाक, कुछ लेके नहीं जाऊंगा दुनिया में तेरा माल। वाह। इस जेब कफन में है वही शीशा वही ताक। क्या बात। और गांव की हवेली में छिने सोना सिफत लोग। वाह। गांव की हवेली में छिने सोना सिफत लोग, तन्हा मैं तेरे शहर में फिरता हूँ गिरा चाक। वाह, बहुत अच्छे सर। और दिल एक सितारा था गिरा अर्श पलक से। वाह। दिल एक सितारा था गिरा अर्श पलक से, अब खाक पे बैठे हैं मेरे दोस्त तेरे अफलाक। वाह। रंग भरी इन आँखों से एक निगाह उठाइए आप। वाह। रंग भरी इन आँखों से एक निगाह उठाइए आप, हैरतें नक्श कीजिए और खुदा बनाइए आप। वाह वाह वाह। और खुदा बनाइए आप, हिजर की आग में जले कौन यहाँ तमाम उम्र। वाह। जाने लगे हो घर से तो इसको जला के जाइए आप। वाह। चलते हुए सफ़र की शाम एक शफक भी ले चलो। वाह। चलते हुए सफ़र की शाम एक शफक भी ले चलो, चांद जहाँ नज़र पड़े उसको लहू लगाइए आप। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे अली भाई। राह अगर धुली न हो आँख से पानी फेरिए। वाह। राह अगर धुली न हो आँख से पानी फेरिए, फूल अगर बिछे न हो काट के दिल बचाइए आप। वाह। और रेत कहाँ से आ पड़ी, रेत बहुत ज़्यादा है। रेत कहाँ से आ पड़ी, रेत बहुत ज़्यादा है। खैर ये दिल भी सहरा है, लाश यहीं दबाइए आप। वाह, बहुत अच्छे। सुबह बहुत ही दूर थी शहर से जब मैं निकला था। वाह। सुबह बहुत ही दूर थी शहर से जब मैं निकला था, सोए हुओं को क्या खबर दश्त में शब मनाइए आप। वाह, बहुत अच्छे सर, बहुत। ये जो सामने आ गई मैंने पढ़ दी।
ये बार बार आपकी तहरीरों में हवेली, गांव, कोई कोई ऐसा हुआ है कुछ ज़िंदगी में जिसे नहीं भुला पा रहे? कुछ कोई ऐसा वाकया, कोई हवेली में बिछड़ा है, कोई गांव की उन गलियों से बिछड़ गया? देखिए, मैं जहाँ तक आपका इशारा समझ रहा हूँ कि कोई महबूब है या कोई लड़की है या कोई भी, तो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी ऐसा गम जो किसी फर्द का हो, वो चाहे कितना भी अजीज आपका हो, वो एक वक्त तक वो याद आएगा और उसके बाद उसका गम गलत हो जाएगा। नए लोग आ जाएंगे, नए आप, तो वो गम जो है उसमें दवाम नहीं होता। जो दवाम नहीं होता जिस गम में, वो तख्लीक पैदा करने का अहल नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तख्लीक जो होती है, जो एक शहपारा होता है, वो दायमी गम का वो वाह इस्तारा होता है। वाह। इसीलिए मोहब्बत की लिखी हुई, किसी महबूबा पे लिखी हुई शायरी सतही होती है। लेकिन मैंने पहले बयान किया, जो एक पूरी बचपन आपको फजा देता है, जब आप उस पर लिखते हैं तो वो दायमी हो जाती है। दायमी हो जाती, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो असल में मैं आपको बताऊं कि वो मुझे, वो गुजरी हुई शामें, सुबहें, जिनके अपने अंदर ही एक जिंदगी और रूह थी, वो बिछड़ी है ना, वो बिछड़ी, वाह। उनके साथ लोग भी थे, ठीक है, वो अब भी हैं, वो नज़र आ जाते हैं, और वो, लेकिन अब उनके चेहरे मुतगय्यर हो गए ना। तो जो आपको मुतगय्यर शुदा चेहरा नज़र आएगा, वो आपके दिल को वो नहीं पकड़ेगा। लेकिन जो चीज़ रही नहीं, वो मुतगय्यर भी नहीं हुई, उसका नक्श आपके दिमाग में, आपके दिल में मौजूद है, तो वो आपको तख्लीक पे उभारता है, वो नक्श जो मुतगय्यर नहीं हुआ, जिसको ज़माने ने पुराना नहीं किया। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो अफराद को याद करवाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हवेली को देखते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ये वो बंदा मेरे साथ इस हवेली में खेला करता, हवेली में था, ठीक है। देखें, वो मैंने पहले कहा कि वो बंदा, अगर आपने नौलख की कोठी पढ़ी हो, तो उसमें आखिर में एक बच्चा आता है जो विलियम के साथ गुफ्तगू करता है। अगर जी वो बच्चा मैं ही हूँ, ठीक है, राइटर खुद है, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझे हरगिज़ वो बच्चा और है, ठीक है, वो ये नाटक बच्चा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो जो ज़माने की कैद के अंदर रह गया है ना, वाह, वो कुछ और ही चीज़ है, वाह, ठीक है ना, उस तक आप नहीं पहुंच पाए, वाह। तो वो पूरा एक हिसार होता है तख्लीक का, वो उसको आप छू नहीं सकते। मैं पहले भी कह रहा हूँ, तख्लीक नाम ना छुई जाने वाली चीज़ों का है। अली भाई, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत के मानी तो कई हैं। एक तो रोमान है, रोमानी मोहब्बत, एक रोमानवी है। रोमानी मोहब्बत तो जिस्म की मोहब्बत है। मतलब मैं, बहुत सारे चेहरे मुझे हैं कि पहले, आज से 10-20 साल पहले, मुझे बड़े खूबसूरत, मेरा दिल चाहता था कि इससे लिपट जाऊं, और अब मैं उनको देखूं तो वो मैं इधर से होकर गुजर ठीक है, ठीक है ना। तो ये गोया वो मोहब्बत नहीं। 2-4 साल की मोहब्बत, 10 साल की मोहब्बत, ठीक है, ये इससे इनकार नहीं कर सकते हम। वो बहुत सारी चीज़ों को रोशन करती है आपके सामने। आप उनका सहारा लेके तख्लीक तक पहुंचते हैं, सही है, लेकिन उन पर तख्लीक नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। मसलन मैंने बहुत शायरी की है, और हर शायरी में कोई ना कोई, किसी न किसी का सहारा ज़रूर लिया होगा,
लेकिन कभी ये मैंने नहीं किया कि मैंने किसी पे नज़्म लिखी हो। ठीक है, क्यों? वो तो फना हो जाएगा, मेरी नज़्म तो दवाम है। उसने तो मरना है, इसने नहीं मरना। अगर ये उसके साथ मर गई तो मतलब आप देख लें, ये मैंने मुस्तफा ज़ैदी साहब की किताब में बहुत सारी नज़में शहनाज के लिए, उन नज़मों को पढ़ता ही नहीं है। इसी तरह से मतलब महबूब उसका होगा, दूसरे को उससे क्या लेना देना। लिहाजा क्लासिक चीज वो होती है जो किसी पे नहीं लिखी होती। वो कायनात की एक मावरा ताकत होती है जो वो जिस पे लिखी होती है, जिसका खुद तख्लीकार को नहीं पता होता। तो वो असल मोहब्बत वो होती है। अरे भाई, जो ये 4 साल 6 साल 10 साल की मोहब्बतों का आप बता रहे हैं, ये अली अकबर नातक को कितनी मोहब्बतें हुई अब तक? ये तो बेशुमार, मैं खुद खूबसूरत आदमी था और आपको तो पता ही एडवांटेज बहुत होता है। खूबसूरत आदमी होने का एडवांटेज लिया गया। तो मैं एक तो वाक़या आपको सुना देता हूँ। मैं मगर फर्स्ट ईयर में कॉलेज की तरफ जा रहा था, तो मुझे किसी ने तांगे से किताब मारी, मेरे ये लगी। वो वहाँ तांगे पे बैठी, मैं पैदल जा रहा था। ठीक है। तो बहुत खूबसूरत चेहरा था वो। तो बाद में मतलब उस वक्त ये फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, रुक के ही फेंके जाते थे वो, बिल्कुल किसी में करके। तो वो अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ना छूने का एहसास भी एक अजीब एहसास है। वाह। कि उस वक्त होते थे, अब तो वो भी एहसास खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। अब तो डेटें चलती हैं। तो उस वक्त तो ये मैसर ही नहीं थी। तो इसी तरह एक और वाक़या है कि मैं छोटा था, मैं तो आप समझ लें कि हमारे गांव की खूबसूरत लड़की थी वो। तो वो हम बड़े होते गए, मैं 8वीं क्लास, वो हमारे घर में आ जाती थी, बैठ के पढ़ती थी। तो लेकिन वो ये जैसे बच्चों का होता है ना कि एक दूसरे के साथ मतलब वो पता ही नहीं होता कि मोहब्बत है या वो मतलब क्या है। तो वो उसमें ना आया तो जनाब जी नज़र आई तो दिल किया कि जनाब मिलना चाहिए, और अगर आ गई तो एक दूसरे को कुछ होना भी और लड़ाई भी और वो सारा। तो अचानक वो अपने ऐसे घर से निकली है, तो मैं इधर से मैं सड़क से आ रहा, तो एकदम वो सामने टकराव। और मतलब गांव था पूरा एक अजीब गरीब, मतलब वो थी, तो वो पता ही नहीं चला, तो वो उसने जफ्फी डाल ली, तो मैंने भी डाल गले में। फिर एकदम एहसास हुआ कि ये तो मतलब गांव है, गली है, और ये तो बिल्कुल ही एक अजीब हालत हो। खुदा का शुक्र है किसी ने देखा नहीं। और तो ये वो जो एहसास थे ना, ये एक अजीब हो गया। हालांकि कोई मतलब वो सेक्सुअल सिस्टम ही नहीं था उसमें। तो वो ये मोहब्बतें भी एक और तरह से वो काम करती थी। अरे भाई, शादी मोहब्बत की? नहीं, वो तो ऐसे किसी ने करवा दी और फिर वो रही भी नहीं। अच्छा, वो नहीं रही, वो डिवोर्स हो गया। वो फौज में वो डॉक्टर थी। तो अभी कुछ और बुक्स आ रही हैं, कोई अफसाना, आगे नावल बस ये जून का महीना है, जुलाई में इंशाल्लाह आ जाएगा। कूफा के मुसाफिर, तो वो नावल है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत दोस्त, मैंने कुछ किस्तें उसकी ऐसी लगाई थी, तो वो बहुत जल्द, और मैं समझता हूँ खुदा के करम से वो मेरा बाकी सारे काम से ज़्यादा अच्छा बेहतरी काम साबित होगा लोगों को। आप वाहिद पाकिस्तानी अफसाना नगार है जिन्हें अमेरिका में जो है वो कोई अवार्ड दिए गए? जी, अमेरिका में अवार्ड दिया है एक हमारे ख्वाजा अहमद अब्बास, बहुत बड़े फिल्म मेकर, अफसाना नगार, साफ़ी हिंदुस्तान, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के समझ लें के पोते हैं। ठीक है।
जब भेटे हैं मेरे दिमाग में, खैर उन्हीं उनके जी। तो वो मैं जब अमेरिका में गया तो उनकी फैमिली उधर बैठी है, और वो उन्होंने उनके नाम से अवार्ड रखा हुआ है, कुछ पैसे रखे हुए हैं, कोई अवार्ड। तो जब मैं उधर गया तो वो मेरे साथ एक तकरीब थी काफ़ी बड़ी उन्होंने की, तो वो मुझे तो पता ही नहीं था। तो अचानक उस तकरीब में उन्होंने कहा कि इस दफ़ा का अवार्ड जो है अभी अकबर नातिक को हम देंगे। तो अच्छे खासे डॉलर भी मेरी जेब में डाल दिए और अवार्ड भी। वो अफसाना मेमार के हाथ उस पे मेमार के हाथ, तो वो दुनिया का एक रसाला है, वो ग्रांटा उसमें, ग्रांटा में जी, वाहिद आप पाकिस्तानी है जो जी, ग्रांटा में, वो ठीक। उसमें छपा, वो पाकिस्तानी का एक ही छापा उन्होंने, तो वो मेरा था उसमें। तो बल्कि मेरी पहली किताब भी ऑक्सफोर्ड ने, पहली किताब ही उर्दू की पहली ही छापी उन्होंने, और वो मेरी छापी, वो आपकी छापी। हाँ जी। और अब तो पेंगुइन ने भी वो सारी कर दी हैं ट्रांसलेशन और छाप दी हैं हिंदुस्तान से भी और दूसरे से। खुदा का शुक्र है कि मेरी पहली ही तहरीरें जो हैं वो दुनिया ने उसको मतलब कबूल किया है और उसको। अच्छा, ये मतलब लोगों को ये है कि ये अफेंड होता है, ये मुतकब्बर है नातिक, ये फलां है फलां फलां। अभी हम फेसबुक पे बैठे होते हैं ना, तो बात तो मैंने तंग आके 6-7 साल से कमेंट ही बंद किए हुए थे लोगों के, तो वो लोगों के इसरार से अभी खोले थोड़े दिनों बाद। तो मसलन कई आदमी आपको ऐसे मिलेंगे कि 18, 19, 20 साल का, 25 साल का एक लड़का है, लौंडा है, और आप एक पूरी तहकीक करके 400-500 किताब पढ़ के तो आप बात लिखते हैं, वो आ जाता है नीचे और जनाब जी वो आपको कहता है कि आप जाहिल हैं और आपको पता नहीं, तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर और आपका सारा कुछ हाई हो जाता है। तो ये चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं कि यार ये देखो इस गधे को मतलब कहाँ से आ गया उठ के और आते ही। अच्छा, दूसरी एक बात और, अभी फर्ज किया मैं नावल लिख रहा हूँ ना, अभी आपने अजियत का नाम लिया, 15 किताबें आ चुकी हैं, और छोटी किताबें नहीं हैं, मतलब 650 का कमारी वाला है नावल, और बिल्कुल 450 का दूसरा है, बाकी सब इतने, अभी 750 का नावल सफ़ात का। आपको इतना नावल पढ़ते हुए वक्त लगता है, मुझे लिखते हुए नहीं लगा होगा। कितना कुछ मैंने अभी ये नावल लिखा है तो कुछ 600-700 किताब का मुताला किया है। मौलवी आज़ाद पर किताब फ़कीर बस्ती में था लिखी है, तो 165 किताबें पढ़ी मैंने। फिर मैंने वो मुख्तलिफ जगहों पे गया। तो अगर कोई ऐसे ही उठ के आ जाए और आपको गालियाँ देने लग जाए, वो कहेंगे यार मैंने तो किताब लिखी है, इसका क्या नुकसान किया मैंने। तो ये चीज़ें बंदे को ऑफेंड करती हैं। तो भाई देखो भी ये मैं तो इसको जानता ही नहीं, ठीक है, ना लिखते हुए मेरे दिमाग में ये आदमी था कि ये कौन है, किधर बैठा हुआ है। इन चीज़ों पे फिर ये लोग कहते हैं कि नातिक जनाब जी ये करता है वो करता है, तो आप खुद भी देख लें फिर क्या करता है। अच्छा सर, आखिरी नज़्म आप काइंडली एक कोई इनायत कर दें, फिर आपसे इजाज़त इंशाल्लाह चाहेंगे। नज़्म कोई भी। कुछ दिन से मेरा नाम मुझे याद नहीं है, वाह। कुछ रोज़ हुए मैंने धुआं फैलते देखा, वाह। कुछ दिन से मेरा नाम मुझे याद नहीं है, कुछ रोज़ हुए मैंने धुआं फैलते देखा, अब रक्स की गर्दिश में बिखर जाऊं मैं शायद, वाह, तुम मुझको परी खाने से आवाज़ न दे। वाह 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 वाह। 100 बार करे अब्र मेरे नाम पे गिरिया, वाह, इस बार मेरा दर्द उसे राह न देगा। वाह। 100 बार मुझे शम्सो कमर ढूंढने निकले, इस बार नशा मेरा किसी ख्वाब में होगा। वाह। शायद मुझे अफलाक से आवाज़ भी आए, उस वक्त मेरा नाम मुझे याद न होगा। नाकाम पलट जाएगी आवाज़ वो आखिर, और लोग कहेंगे कि मुझे मौत ना आई, मैं मौत से बच जाऊंगा, पर देख मेरे दोस्त तुम मुझको परी खाने से आवाज़। वाह वाह, बहुत अच्छे से, बहुत अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा वक्त दिया और काफ़ी इंतज़ार किया हमारे लिए। यार ये कैसी बातें आपने, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, गपशप हुई है और बड़ा
मज़ा आया सर। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपके साथ। अल्लाह ताला ने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक्स। ये रिकॉर्डिंग बंद कर